Hello everyone, this side Talat and today I am back again with the next video and that is for class 7th. So the chapter's name is Weather and Climate. So let's start. So in this video I will start from measurement of temperature. तो वो इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ फ्री मूविंग एयर कॉल्ड, यानी वो मेजरमेंट जो हमारी चलती हुई हवाओं के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज थर्मोमीटर. और वो स्केल्स, थर्मोमीटर में वो स्केल्स जो हमें हवा का टेम्परेचर बताते हैं, वो कॉमन स्केल्स जो इंडिया में यूज किए जाते हैं, दैट इज फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस. सो दीज टू स्केल्स आर बीइंग यूज्ड इन इंडिया. ये कौन से, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस. नेक्स्ट इज हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि हमारा एटमॉस्फेयर किस तरह से हीटअप होता है, किस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में गर्मी बढ़ती है. आपने देखा होगा जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता जाता है. तो द रीज़न इज कि उसका क्या रीज़न है, वो सोलर रेडिएशन जो हमारे एटमॉस्फेयर से सीधे ऊपर से नीचे तक हमारे अर्थ सरफेस पर पहुंचती हैं, ये तब तक हमारे एटमॉस्फेयर को नीचे तक आते में गर्म नहीं करती. लेकिन वो सोलर रेडिएशन जो हमारी अर्थ सरफेस पर सीधे पहुंचती हैं, फिर अर्थ सरफेस के पास जो हवा होती है उस हवा को गर्म करती है, और गर्म करने के साथ वो हीट ऊपर तक ट्रांसमिट होती चली जाती है. यानी जब सन रेज सीधे अर्थ सरफेस पर पहुंचती हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म नहीं करती, बल्कि वो हवा जो हमारी अर्थ सरफेस के पास होती है वो अर्थ सरफेस हीटअप होती है, अर्थ सरफेस के पास की हवा हीटअप होती है, और उसी तरह से वो अपर लेयर तक, हमारा ऊपर की लेयर तक हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता चला जाता है. यानी बाकी सारी लेयर्स तक वो हीट पहुंचती चली जाती है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी अर्थ सरफेस पर, क्या हर जगह एक जैसा टेम्परेचर है? नो, इट इज़ नॉट, बिल्कुल नहीं है. एयर टेम्परेचर हर जगह का सेम नहीं है, ये टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस चेंज हो सकता है. वो एरियाज जो सीधे जहाँ पर सीधे इंसुलेशन पहुँचती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पहुँचती है, वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है. तो इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में इंसुलेशन ज़्यादा है. जिस एरिया में इंसुलेशन ज़्यादा होता है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जहाँ पर इंसुलेशन कम होता है वहाँ पर टेम्परेचर भी कम होता है. जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ, नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाते जाएंगे, वैसे वैसे ये जो अमाउंट ऑफ इंसुलेशन है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन को जो अमाउंट है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाता है. और जब ये डिक्रीज होता है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है. किसी भी एरिया में, किसी भी अर्थ सरफेस के जितने भी एरियाज हैं, उनको हीट की बेसिस पर, कितनी हीट उन्हें मिल रही है, कितनी गर्मी उन्हें मिल रही है, इस बेसिस पर पूरे वर्ल्ड को 3 हीट जोन्स में डिवाइड किया गया है. सो दिस इज रिटन हेयर एंड ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द जूम क्लासेस. सो इफ यू वांट आई कैन एक्सप्लेन अगेन इन ब्रीफ, शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो ये जो आपको ऑरेंज कलर दिख रहा है, लाइट ऑरेंज कलर, दिस इज शोइंग टॉरिड जोन. तो इक्वेटर 0 डिग्री इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री साउथ, ये जो जोन है यहाँ पर बिल्कुल स्लैंट रेज यहाँ पर पहुंचती हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस एरिया को टॉरिड जोन कहा गया. सो दिस इज नंबर 1 हीट जोन. फिर उसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ तक ये जो एरिया है यहाँ पर थोड़ी स्लैंट, और लाइकवाइज साउथ में भी ऐसे ही है. 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ के बीच की जो जगह है यहाँ पर ये मॉडरेट जोन है, टेम्परेट जोन है. इट इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. यहाँ पर थोड़ी स्लैंट, थोड़ी तिरछी सनरेज पहुंचती हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होता. सो दिस इज द सेकेंड हीट जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन. फिर नेक्स्ट लास्ट नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास है. तो 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ से 90 डिग्री नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के आसपास की जो जगह है, दिस इज नोन एज थर्ड एंड लास्ट जोन एंड द नेम इज नॉर्थ फ्रिजिड जोन एंड साउथ फ्रिजिड जोन. तो दीज आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. ये 3 हीट जोन्स हमारे अर्थ की हैं. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जैसे हमारी अर्थ सरफेस पर जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में वेट होता है, वैसे ही एयर में भी वेट होता है. और हमारा एटमॉस्फेयर का जो वेट है दैट इज एज प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस. ये हमारी अर्थ सरफेस पर एक प्रेशर की तरह से अपना वेट, मतलब उसका जो वेट है वो एक प्रेशर की तरह हमें हमारी अर्थ सरफेस पर फील होता है. दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यानी हवा का जो वेट है वो हमें एक प्रेशर की तरह फील होता है. दैट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेयर का प्रेशर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अगर आप एटमॉस्फेरिक
एटमॉस्फेयर का 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया ऑफ द अर्थ को एक क्यूब निकालें तो उसके बीच में जो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के बीच में जो हवा होगी उसका वेट 1 kg से ज़्यादा होगा। यानी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की हवा का जो वेट होगा वो 1 kg से ज़्यादा होगा। नाउ द पॉइंट इज कि एयर कॉलम किसी भी जगह की हवा का वेट सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? सो दैट इज एट द मीन सी लेवल। मीन सी लेवल के पर आप जाएं, उस हाइट तक आप देखेंगे तो उस जगह पर जो हवा होगी उसका वेट सबसे ज़्यादा होता है। हमारे एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज बैरोमीटर। तो बैरोमीटर से हम अपने एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मेजर करते हैं। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज अबाउट 76 सेंटीमीटर ऑफ द मर्करी कॉलम इन द बैरोमीटर। यानी अगर हमें मीन सी लेवल का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जानना है कि मीन सी लेवल पर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, तो बैरोमीटर में 76 सेंटीमीटर मर्करी कॉलम पर दिखाता है। यानी 76 सेंटीमीटर अगर मर्करी कॉलम पर ये लेवल है तो ये एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर माना जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो यूनिट होती हैं दैट इज नोन एज मिलीबार। जैसे हम अपने यूनिट्स लाइक अगर हमें लिक्विड मेजर करना है तो जो यूनिट हम यूज करते हैं दैट इज नोन एज लीटर। अगर हमें डिस्टेंस मेजर करना है तो हमारी यूनिट क्या होंगी? किलोमीटर और मीटर। तो ये जो हमारी यूनिट है इसमें मिलीबार यूनिट को यूज किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम ये वेरी कर सकता है, अलग अलग हो सकता है। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वेरिएशन के जो रीजंस हैं वो रीजन ये है दैट कैन बी ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ द एयर। हवा का टेम्परेचर डिसाइड करता है प्रेशर कितना होगा। एयर की डेंसिटी ऑल्सो डिसाइड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड हाइट ऑफ द प्लेस अबव द सी लेवल। सी लेवल से ऊपर जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा होता जाएगा ये डिपेंड करता है हाइट पर। जैसे नीचे जाएंगे तो किस तरह का प्रेशर होगा, ऊपर जाएंगे तो किस तरह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। एंड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। हवा में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होती है दैट ऑल्सो डिसाइड्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारी अर्थ सरफेस पर जो भी हवा होती है वो जब गर्म हो जाती है, गर्म होकर ये हल्की हो जाती है और हल्की होकर ऊपर की तरफ उठ जाती है। और जब ऐसा होता है देन इट क्रिएट्स एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। यानी वो हवा जो गर्म होकर एक्सपैंड होती है, एक्सपैंड होकर हल्की हो जाती है, हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, उस तरह की हवा को हम लो प्रेशर कहते हैं। इस कंडीशन को हम लो प्रेशर कहते हैं। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी दूसरी तरफ कोल्ड एयर जो ठंडी हवा होती है ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, सिकुड़ती है, हैवी हो जाती है और नीचे की तरफ आती है, सेटल डाउन करती है। सो दिस क्रिएट्स एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर। तो ठंडी हवा किस तरह का प्रेशर क्रिएट करती है? हाई प्रेशर क्रिएट करती है। और हवाएं हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती हैं। तो हवा के चलने का कौन सा डायरेक्शन हुई? हाई प्रेशर एरिया से, ठंडी जगह से हमेशा लो प्रेशर एरिया यानी गर्म एरिया में हमेशा हवाएं चलती हैं। हमारे आसपास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, उसका वेट हमारी बॉडी पर कई टन होता है। लेकिन शायद ही हम इस बारे में जानते हैं कि हवा का जो वेट है वो टन्स में है और हमारी बॉडी पर ये पड़ रहा है। क्योंकि ये चारों तरफ से हमारी हवा का एटमॉस्फेरिक प्रेशर चारों तरफ से हमारी बॉडी पर पड़ रहा होता है, इसलिए हमारी बॉडी इसे बैलेंस कर पाती है। मीन्स चारों डायरेक्शन से, हमारे फ्रंट से, बैक से, राइट से, लेफ्ट से, चारों तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ने की वजह से हमारी बॉडी इसे बैलेंस कर लेती है। एक ही तरफ से अगर पड़ रहा होता तो शायद हम पीछे की तरफ गिर चुके होते। द टेंडेंसी ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज दैट, यानी टेंडेंसी क्या, बिहेवियर क्या, नेचर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। इट डिक्रीजेज विद एन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, हाइट बढ़ने के साथ भी टेम्परेचर डिक्रीज होता है। नेक्स्ट, मॉइस्ट एयर एक्सर्ट लेस प्रेशर देन ड्राई एयर। मॉइस्ट एयर का जो प्रेशर होता है वो ड्राई एयर के कंपैरेटिवली कम होता है। एंड अर्थ रोटेशन मॉडिफाइज इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिस्ट्रीब्यूशन को हमारी अर्थ के रोटेशन की वजह से ये मॉडिफाई हो जाता है, ये चेंज हो जाता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है?
जब आप सी लेवल पर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाईएस्ट, सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पर होता है। लेकिन जैसे जैसे आप हाइट पर जाएंगे, एल्टीट्यूड बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी, माउंटेन्स की तरफ आप जाएंगे, थिकनेस और डेंसिटी ऑफ एयर कॉलम, यानी हवा की जो थिकनेस होती है और डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, और इस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी वहां पर कम होता है। सो दिस इज अबाउट द एटमॉस्फेरिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट हेडिंग इज विंड्स। वो हवाओं का एक नेचर है दैट ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू अ लो प्रेशर रीजन। जो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि हवाएं हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ चलती हैं। वो हवा जो हॉरिजॉन्टली चलती है, इस तरह से जो हवा चलती है, दैट इज कॉल्ड एज विंड। और वो हवा का जब वर्टिकल मूवमेंट होता है, इस तरह का मूवमेंट होता है, तो इस तरह के मूवमेंट को एयर करंट कहा जाता है। हवाओं का नाम उनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली दिया जाता है। जिस डायरेक्शन से हवा चल रही होती है उसको उसके नाम पर बोला जाता है। अगर हवा वेस्ट की तरफ से चलती है तो इसे वेस्ट विंड कहते हैं। और अर्थ की रोटेशन, ड्यू टू द अर्थ रोटेशन, अर्थ की रोटेशन की वजह से कई बार ये हवाएं अपना डायरेक्शन बदल लेती हैं और डायरेक्शन को बदलकर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ चली जाती है। मीन्स सीधे नहीं आती हैं, सीधे ना आकर वो रोटेशन की वजह से राइट की तरफ चली जाती हैं। जो हवाओं की स्पीड होती है वो भी एक जगह से दूसरी जगह काफी वेरी करती है, काफी अलग अलग हो सकती है। अगर कई बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अचानक से क्विक चेंज आए, जल्दी से एक बड़ा चेंज आ जाए, उसकी वजह से हवाएं तेज भी चलने लग सकती हैं या कई बार हवाएं धीरे भी चलने लग सकती हैं। ये ऑपोजिट हो सकता है, कोई अगर बड़ा चेंज आएगा तो हवा तेज या धीरे चल सकती है। 1805 में एक ब्रिटिश नेवल ऑफिसर सर फ्रांसिस ब्यूफोर्ड ने एक 13 लेवल स्केल बताया, जिससे वो ये बता रहे थे कि विंड की क्या स्ट्रेंथ है, कितनी ताकत है। तो विंड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने, यानी ब्रिटिश नेवल ऑफिसर सर फ्रांसिस ब्यूफोर्ड ने एक 13 लेवल स्केल को बताया, लोगों के सामने लेकर आया, इंट्रोड्यूस किया। दिस स्केल रेंजेस फ्रॉम एब्सोल्यूट काम कंडीशंस टू अ हरिकेन, और इसमें एब्सोल्यूट काम कंडीशन से लेकर हरिकेन तक उन्होंने इसमें स्केल के थ्रू प्रोड्यूस किया। अगर आपको ये जानना है कि किस डायरेक्शन में हवा चल रही है, किस तरफ चल रही है, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, वी कैन नो अबाउट दिस थ्रू अ विंड वेन। हम एक विंड वेन की हेल्प से विंड की डायरेक्शन को जान सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू नो अबाउट द स्पीड ऑफ द विंड, अगर आपको विंड की स्पीड जानना है, एंड यू कैन नो अबाउट द स्पीड ऑफ विंड थ्रू एन एनीमोमीटर। एक एनीमोमीटर की हेल्प से आप विंड की स्पीड को भी जान सकते हैं। डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द विंड आर नेवर फिक्स, यानी हवा की स्पीड और डायरेक्शन फिक्स नहीं होते। सो वी कैन ब्रॉडली क्लासीफाई विंड्स इनटू 3 मेजर टाइप्स। इसलिए हमने क्या किया हुआ है, हवा को 3 टाइप्स की कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज प्लैनेटरी विंड। So this is about today, and in next video we will discuss about the types of winds. And till then, take care and bye bye, and do keep watching my videos.